नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव मिश्रा। डीएनडी की इस पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, जहां आने वाले चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। बिहार, जिसकी गिनती आजादी के कई सालों बाद तक भारत के अग्रणी राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन आज बिहार एक बीमारू प्रदेश बन चुका है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बिहार आज हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य बन चुका है? आज हमारी चर्चा इसी विषय पे होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार आज हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ बिहार भारत के राज्यों में 12वें नंबर पर आता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार का नंबर तीसरा है। वहीं अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। बिहार में लिटरेसी रेट 79.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बिहार में लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और यहाँ मुख्य रूप से फल और सब्जियां उगाई जाती है। 2025 और 26 में बिहार का जीडीपी 10,97,000 करोड़ होने की संभावना है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 22% ज्यादा है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो बिहार देश के 28 राज्यों में जीडीपी के मामले में 14वें नंबर पर आता है, जबकि अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले कुछ सालों से बिहार इसमें कुछ अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। कुल 38 जिले वाले राज्य बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की 243 और विधान परिषद में 75 सीटें भी हैं। पिछले कई दशकों में बिहार में विभिन्न सरकारों ने अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई, लेकिन भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, सरकारों द्वारा कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन समग्र विकास में अभी भी बड़ी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। आजादी के बाद से अभी तक बिहार में मुख्यतः 3 पार्टियों की सरकारें नहीं है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड शामिल है। तो आजादी के बाद कांग्रेस ने तकरीबन 40 साल और आरजेडी ने 15 साल और आरजेडी के बाद जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो पिछले 20 सालों से इस सत्ता पे विराजमान। नीतीश कुमार के इन 20 सालों ने कुछ समय के लिए, तकरीबन 8 महीने के लिए, उन्होंने जीतन राम मांझी को, जो उन्हीं की पार्टी के जेडीयू के थे, उनको सीएम बनाया था। बाद में उन्हें हटा के फिर दोबारा खुद सीएम बन गए और जीतन राम मांझी ने पार्टी से अलग होकर एक अपनी पार्टी बना ली। बिहार की सियासत को अगर हम देखें तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग कांग्रेस, फिर आरजेडी और फिर उसके बाद नीतीश कुमार। बिहार, जो एक समय शिक्षा, संस्कृति और राजनीति का केंद्र माना जाता था, आज अक्सर पिछड़ेपन, बेरोजगारी और पलायन के लिए जाना जाता है। बिहार की इस विडंबना के पीछे मुख्य रूप से राज्य की राजनीतिक दशा और दिशा का प्रभाव। पिछले 78 सालों में बिहार की राजनीति 3 कालखंडों में बटी रही है, जिसमें कांग्रेस युग लगभग 40 साल, आरजेडी और राष्ट्रीय जनता दल युग 15 साल और नीतीश कुमार 20 साल। इन तीनों कालखंडों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि किसने बिहार को पीछे धकेला और किसने प्रयास किया आगे लाने का। हम एक एक कर इन तीनों कालखंडों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस कांग्रेस युग, जो 1947 आजादी के बाद शुरू होता है और 1990 तक चलता है। कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में प्रशासनिक संस्थाओं की नींव रखी गई। शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई परियोजनाओं में कुछ हद तक प्रगति हुई। तत्कालीन समय में देश भर में कांग्रेस का बोलबाला था और बिहार में इसका अपवाद नहीं था। कांग्रेस शासन में जातिवादी राजनीति की जड़ें मजबूत हुई। सरकारी संस्थाओं में भाई भतीजावाद और ऊंची जातियों का वर्चस्व था। ग्रामीण इलाकों में गरीबों और दलितों को प्रशासनिक लाभ नहीं मिल पाया। इससे सामाजिक असंतोष पैदा हुआ और बाद में मंडल आंदोलन का कारण भी यही बना। कांग्रेस की 40 साल के शासन के दौरान यद्यपि शुरुआती दशकों में कुछ सकारात्मक पहलू रहे,
पर 1970 के बाद बिहार में प्रशासनिक पतन, अपराध में वृद्धि और विकास योजनाओं की विफलताएं देखने को मिले। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी। आरजेडी लालू परिवार अब तक 1990 से लेके और 2005 तक जिन्होंने बिहार में शासन किया। आरजेडी युग सामाजिक न्याय की बात, विकास की उपेक्षा। लालू प्रसाद और बाद में राबड़ी देवी के शासनकाल में सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा गया। पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान मिला। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके सामाजिक समीकरण बदले। कुशासन और कानून व्यवस्था की गिरावट। लालू राबड़ी शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरपा गई। अपहरण, उद्योग, रंगदारी, सड़क लूट जैसी घटनाएं आम हो गई। शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स बिहार छोड़कर पलायन करने लगे। जंगल राज इसी दौर में प्रचलित हुआ। इस दौर के कुशासन के काफी विपरीत परिणाम हुए। राज्य में निवेश पूरी तरह बंद हो गया। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित हो गए। बेरोजगारी बढ़ी और करोड़ों बिहारी दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हुए। इस दौर के सामाजिक न्याय की राजनीति ने आर्थिक विकास की कीमत पर शासन किया। नीतीश युग सुधार की उम्मीद से सत्ता की मोहब्बत तक। नीतीश कुमार ने शुरुआती वर्षों में विकास पुरुष की छवि बनाई। सड़कों का निर्माण, स्कूलों में साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, महिला सशक्तिकरण, पंचायतों में आरक्षण जैसी योजनाओं ने राज्य को नई दिशा दी। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और पुलिस की सक्रियता बढ़ी। एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती वर्षों में गुंडा राज को खत्म कर गुंडों पर नकेल कसने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए, जिससे बिहार के विकास की गति थोड़ी तेज हुई। विचारधारा और नेतृत्व की स्थिरता का अभाव। नीतीश कुमार ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार पाला बदला। एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाना और महागठबंधन छोड़ के फिर एनडीए में वापस आना, ये उनकी ऐसी गलतियां थी जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम होने लगी। नीतीश कुमार ने शुरुआत में बिहार को बेहतर दिशा दी, पर बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, विकास परियोजनाओं की सुस्ती और नौजवानों में हताशा देखने को मिली। शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ, पर उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर बिहार अभी भी बहुत पीछे है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार से पलायन रोकने में ना, नीतीश कुमार की सरकार राज्य में निवेश लाने और उद्योग लगाने में फेल रही, जिसके कारण बिहार के नौजवान रोजगार की तलाश में अभी भी प्रदेश से पलायन करने को मजबूर है। नीतीश कुमार द्वारा लागू शराबबंदी कानून बिल्कुल फ्लॉप रहा, क्योंकि कानून तो बना परंतु शराब बंद नहीं हुआ। शराबबंदी कानून से सरकार और प्रदेश की जनता दोनों का भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन पे एक अतिरिक्त बोझ आ गया, जिससे उनका ध्यान राज्य की कानून व्यवस्था से विचलित हुआ। पिछले 78 सालों में देखें तो पहले 40 साल कांग्रेस पार्टी, फिर 15 साल एक परिवार लालू परिवार, और फिर 20 साल, पिछले 20 सालों से एक व्यक्ति नीतीश कुमार, इन्होंने शासन किया। लेकिन बिहार और बिहारी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर इसमें से किसी ने भी सही नीति और नियत के साथ बिहार और बिहारी के बारे में कुछ सोचा होता तो बिहार की स्थिति आज ये बिल्कुल नहीं होती। अगर विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो बिहार को सबसे अधिक नुकसान आरजेडी युग में झेलना पड़ा है। सामाजिक न्याय की राजनीति ने आर्थिक और प्रशासनिक पतन को नजरअंदाज किया। कांग्रेस युग में बिहार के पतन की नींव पड़ी और नीतीश कुमार ने सुधार की कोशिश की, पर सत्ता के मोह में अंततः वो भी ठहराव के शिकार हुए। बिहार को एक ऐसी नेतृत्व शैली की जरूरत है जो विकास के साथ सामाजिक संतुलन बनाए रख सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करे, और सबसे जरूरी बात है सत्ता के लिए विचारधारा और नैतिकता से समझौता ना करो। बिहार को बदलने के लिए केवल नेता नहीं, जागरूक नागरिक भी चाहिए। जब तक जनता वोट के समय विकास को प्राथमिकता नहीं देगी, तब तक कोई भी युग बिहार को सशक्त नहीं बना पाएगा।
अब बिहार में फिर चुनाव का समय आ गया है। इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, सारी पार्टियां चुनाव मैदान में होंगी, बड़े बड़े वादे करेंगी, झूठे वादे करेंगी और एक बार फिर भ्रम की स्थिति पैदा करेंगी। अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से काफी अलग है। जैसे 78 साल में सिर्फ 3 कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार यही सत्ता में रहे हैं। बिहार में मुख्यतः 2 घटक हैं जिनके बीच चुनावी मुकाबला होता है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए जिसका मुख्य पार्टनर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ये प्रमुख पार्टियां हैं। अब बिहार में एक तीसरी पार्टी जिसकी काफी चर्चा है इन दिनों बिहार में, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, वो भी मैदान में है और उन्होंने पहले 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की जो रैलियां, जो सभाएं इन दिनों हो रही हैं, उसमें ठीक ठाक भीड़ जुट रही है। एक तीसरे मोर्चे के तौर पे या तीसरी पार्टी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बिहार का ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच में जन स्वराज पार्टी घुस सकती है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 MLA की सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में उन्होंने धमाकेदार एंट्री की थी। बिहार में इस बार जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसका फायदा प्रशांत किशोर की पार्टी को जरूर मिल सकता है। दोस्तों, DND के इस एपिसोड में आज इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।